बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजी। आज हम जीआईटी की पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो जीआईटी जैसे जैसे डिवाइडेड है ना, सबसे पहले आपकी ओरल कैविटी आती है, तो उसमें हम पढ़ते हैं क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में फुल थिकनेस डिफेक्ट होता है आपके लिप का और पैलेट का, और इसमें जो आपके जो फेशियल प्रोमिनेंसेस होती है ना, वो फ्यूज़ नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से आपको क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट डेवलप हो जाता है। फुल थिकनेस डिफेक्ट होता है लिप का या पैलेट का, जिसकी वजह से आपका क्लेफ्ट लिप या पैलेट हो जाता है। आपकी जो फेशियल प्रोमिनेंसेस होती हैं आपस में फ्यूज़ नहीं कर पाती हैं। ये अर्ली प्रेगनेंसी ही होता है। फेशियल प्रोमिनेंसेस 1 फ्रॉम सुपीरियर, 2 फ्रॉम द साइड्स एंड 2 फ्रॉम द इन्फीरियर। ठीक है, ग्रो करती हैं, फ्यूज़ करती हैं और बाद में आपका पूरे फेस का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, एक ऊपर होती है, 2 साइड्स पे होती हैं, 2 इन्फीरियर होती हैं। टोटल 5 फेशियल प्रोमिनेंसेस होती हैं। अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर ये आप ग्रो और फ्यूज़ कर जाती हैं। क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट ज़्यादातर इकट्ठे ही होते हैं, लेकिन क्लेफ्ट लिप आइसोलेटेड या आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट जो है वो लेस कॉमन होता है। ज़्यादातर अगर आप जिसका क्लेफ्ट लिप होता है ना, उसका क्लेफ्ट पैलेट भी होता है। और ये अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर ही आपकी जो फेशियल प्रोमिनेंसेस होती हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं और आपके पूरे फेस के स्ट्रक्चर को बनाती हैं। सेकेंड आते हैं एफ्थस अल्सर्स। एफ्थस अल्सर्स आपकी पेनफुल सुपरफिशियल अल्सरेशन होती हैं ऑरल म्यूकोजा की। सुपरफिशियल अल्सरेशन, बिल्कुल सुपरफिशियल जो पेनफुल अल्सरेशन होती है ऑरल म्यूकोजा की, इसको हम एफ्थस अल्सर्स कहते हैं। ये स्ट्रेस की वजह से डेवलप होती हैं और ये खुद ब खुद ही ठीक भी हो जाते हैं, फिर दोबारा हो जाते हैं, फिर दोबारा ठीक हो जाते हैं। इनकी जो बेस होती है ना, वो ग्रे बेस होती है और साइड पे इसके रेडनेस होती है। ग्रेइश बेस सराउंड बाय एरिथीमा। स्ट्रेस की वजह से होते हैं, खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं और दोबारा भी हो जाते हैं। अब बैचेट सिंड्रोम, बैचेट सिंड्रोम्स भी, इसमें भी बार बार आपके मुंह के अंदर सुपरफिशियल अल्सर्स होंगे, एफ्थस अल्सर्स होंगे, साथ आपको जेनिटल अल्सर्स भी होते हैं और आंखों में यूवियाइटिस, आपके यूविया की इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये इम्यून कॉम्प्लेक्स वैस्कुलाइटिस की वजह से होता है जो स्मॉल वेसल्स का होता है, और ये वायरल इन्फेक्शन के बाद भी हो सकता है। इटियोलॉजी इसकी अननोन है। वायरल इन्फेक्शन के बाद हो सकता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है स्मॉल वेसल्स की। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। बार बार आपको मुंह के अंदर ऑरल कैविटी के अंदर सुपरफिशियल अल्सर्स होंगे, जिसको हम एफ्थस अल्सर्स कहते हैं, जिनकी बेस जो होती है वो ग्रे होती है, एरिथीमा से सराउंडेड होते हैं, खुद ब खुद होते हैं, खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। जेनिटल अल्सर्स होंगे और साथ इसमें यूवियाइटिस डेवलप हो जाता है। उसके बाद आती है ऑरल हर्पीज। ऑरल हर्पीज जो होती है, इसमें वेसिकल्स बन जाते हैं आपकी म्यूकोजा के अंदर, जो बाद में रप्चर करते हैं और शैलो पेनफुल रेड अल्सर्स बन जाते हैं। थोड़े से हल्के गहरे होते हैं, शैलो पेनफुल रेड अल्सर्स। जो एफ्थस थे वो बिल्कुल सुपरफिशियल होते हैं, डीप नहीं होते, लेकिन जो ऑरल अल्सर्स होते हैं हर्पीज के अंदर, वो आपके थोड़े से शैलो डीपर होते हैं, रेड अल्सर्स बन जाते हैं। ह्यूमन हर्पीज 1 वायरस की वजह से होते हैं। जो प्राइमरी इन्फेक्शन होती है वो बच्चों के अंदर होती है और फिर लीजन हील कर जाता है। उसके बाद जो वायरस होता है ना, वो डोमेंट हो जाता है आपकी गैंग्लिया ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व में। ट्राइजेमिनल नर्व के गैंग्लिया में ये डोमेंट हो जाता है और फिर स्ट्रेस या फिर सनलाइट की वजह से इसकी दोबारा से रीएक्टिवेशन होती है और उसकी वजह से आपको वेसिकल्स बन जाते हैं, ज़्यादातर लिप्स के ऊपर बनते हैं, जिसे हम कोल्ड सोर भी कहते हैं। शैलो पेनफुल रेड अल्सर्स बन जाते हैं अराउंड द लिप्स, इसे हम ऑरल हर्पीज कहते हैं। एक ये ह्यूमन हर्पीज वायरस 1 की वजह से होती है और ये बच्चों के अंदर होता है। वायरस हर्पीज की इन्फेक्शन होती है, फिर लियंस ठीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद वायरस आपके ट्राइजेमिनल नर्व के गैंग्लिया में डोरमेंट हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से या सनलाइट की वजह से भी दोबारा से वायरस की रीएक्टिवेशन होती है और वेसिकल्स बन जाते हैं, आपके लिप्स के अराउंड बनते हैं, इनको कोल्ड सोर भी कहते हैं। उसके बाद आता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी। अब जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी होता है, ये मैलिग्नेंट होता है। स्क्वामस सेल्स लाइन कर रहे होते हैं आपके ओरल म्यूकोजा को। मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होता है। स्क्वामस सेल्स आपके ओरल कैविटी को लाइन कर रहे होते हैं। टोबैको या अल्कोहल इसके मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं। फ्लोर ऑफ माउथ इसकी कॉमन लोकेशन होती है। जो ऑरल ल्यूकोप्लेकिया होगा, एरिथ्रोप्लेकिया, इसके प्रिकर्सर लियंस होते हैं, एरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूको मीन्स वाइट कलर का प्लाक होता है जिसको हम नहीं उतार सकते, और अगर हम उसको उतारने की कोशिश करते हैं तो ये आपका, जब उसको माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो हमें स्क्वामस सेल डिस्प्लेजिया शो करते हैं। जो ल्यूकोप्लेकिया होता है उसको हम ऑरल कैंडिडियासिस से डिफरेंशिएट करते हैं। जो ऑरल थ्रश होता है या हेरी ल्यूकोप्लेसिया से डिफरेंशिएट करते हैं। जो ऑरल कैंडिडियासिस होती है ना, इसमें हमें वाइट डिपॉजिट नजर आता है टंग के ऊपर भी, और इसीलिए इजीली इसको हम स्क्रैप ऑफ कर सकते हैं और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस के अंदर होता है।
वाइट डिपॉजिट टंग के ऊपर नजर आएगा, इजीली स्क्रैप ऑफ हो सकता है। जो ल्यूकोप्लेकिया था उसको हम स्क्रैप ऑफ नहीं कर सकते, और इसमें स्क्वामस सेल डिस्प्लेसिया हुआ होता है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस के अंदर ऑरल कैंडिडियासिस हमें मिलती है, वाइट डिपॉजिट मिलता है, टंग के ऊपर इजीली स्क्रैप अवे हो जाता है। जो हेयरी ल्यूकोप्लेकिया होता है ना वो वाइट कलर का होता है, रफ आपको हेयर पैच नजर आता है आपकी लैटरल टंग के ऊपर, रफ वाइट कलर का आपको हेयर पैच नजर आएगा लैटरल टंग के ऊपर। और ये ज़्यादातर एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर होता है, या फिर जिनको एब्स्टेन बार वायरस इंड्यूस स्क्वामस सेल हाइपरप्लेसिया होता है, और ये प्री मैलिग्नेंट नहीं होता है जो हेरी ल्यूकोप्लेकिया होता है। ठीक है, जो एरिथ्रोप्लेकिया होता है जिसमें रेड प्लाग होता है वो वैस्कुलराइज्ड ल्यूकोप्लेकिया होता है कि वाइट प्लाग के अंदर जब ब्लड वेसल्स आ जाती हैं तो उसे हम कहते हैं एरिथ्रोप्लेकिया, रेड प्लाग होता है, और ये भी हाईली सजेस्टिव होता है कि स्क्वामस सेल का डिस्प्लेसिया हुआ है। एरिथ्रोप्लेकिया ल्यूकोप्लेकिया दोनों की हम बायोप्सी कराते हैं ताकि हम कार्सिनोमा को रूल आउट कर सकें। दोनों आपके प्रिकर्सर लियंस होते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के लिए। अब आते हैं स्लाइवरी ग्लैंड में। अब जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, इसके बेसिक प्रिंसिपल में सबसे पहले आपने याद रखना है जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये स्लाइवा को सिक्रीट करते हैं। इनके मेजर ग्लैंड्स होते हैं, माइनर ग्लैंड्स होते हैं। मेजर में आपके पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, और माइनर के अंदर आपकी 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स होते हैं जो आपकी पूरी की पूरी ऑरल म्यूकोजा के अंदर होते हैं। 3 मेजर हैं जो हमें याद भी रहते हैं कि पैरोटिड है, सबमैंडिबुलर है, सबलिंगुअल है, और बाकी माइनर में थाउजेंड्स में होते हैं, हंड्रेड्स में होते हैं जो आपके ऑरल म्यूकोजा को के अंदर थ्रू आउट माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स हमें मिलते हैं। अब मम्प्स जो होती है ना वो आपके पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन होती है, इन्फेक्शन होती है मम्प्स वायरस से, बायलैटरली इन्फ्लेम्ड हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड, दोनों राइट एंड लेफ्ट दोनों पैरोटिड ग्लैंड्स आपके स्वेल कर जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। बच्चों को ऑर्काइटिस भी हो सकता है, पेंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, पेंक्रियाज को इफेक्ट कर सकता है, आपके मेनिंजीज को इफेक्ट कर सकता है जिसे हम एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कहते हैं, या ऑर्काइटिस में टेस्टिस की इन्फ्लामेशन हो जाती है। और सीरम एमाइलेज जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर और पेंक्रियाटिक इन्वॉल्वमेंट के अंदर भी। ठीक है, सीरम एमाइलेज इसका ज़्यादा हो जाएगा, और काइटिस के अंदर स्टेरिलिटी का चांस हो सकता है, या फिर बच्चों टीनेजर्स के अंदर अगर तो हमारे पास एक टीनेजर बॉय को मम्स डेवलप हो गया तो उसमें स्टेरिलिटी हो सकती है अगर उसको ऑर्काइटिस, उसकी टेस्टिस की इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ऑर्काइटिस होता है, साथ इसमें पेंक्रियाटाइटिस होता है, और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस भी होगा जो कि एसेप्टिक होगा, ऑर्काइटिस होगा, और पेंक्रियाटाइटिस होगा। पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन होती है जो कि बायलैटरल होती है, मम्प्स वायरस से इन्फेक्टेड होगा, और सीरम एमाइलेज के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं जब पेंक्रियाज की इन्वॉल्वमेंट होती है या स्लाइवरी ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके बाद आता है सियालेडिनाइटिस। सियालेडिनाइटिस के अंदर आपकी स्लाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लामेशन हो जाती है, मोस्ट कॉमनली ऑब्स्ट्रक्टेड स्टोन के अंदर जिसे सियालोलिथियसिस कहते हैं, जो या लीडिंग टू द स्टैफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन, और ये ज़्यादातर यूनिलैटरल होती है। सियाल एडिनाइटिस का मतलब कि एडिनाइटिस मीन ग्लैंड की इन्फ्लामेशन, सियाल मीन स्लाइवरी ग्लैंड के की इन्फ्लामेशन हो गई है। अब वहाँ पे कोई ना कोई अगर कोई स्टोन फंस गया है आपकी स्लाइवरी ग्लैंड की डक्ट के अंदर, कोई चीज़ फंस गई है तो जो स्टाफ ऑरियस होता है उसकी इन्फेक्शन डेवलप हो जाती है, और ये ज़्यादातर सियाल एडिनाइटिस यूनिलैटरल होगा। जाहिर सी बात है जो ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन है या जो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, सियालोलिथियसिस जिसे हम कहते हैं, अगर हो गई तो एक ही ग्लैंड में होगी, अल्टीमेट साइमल्टेनियसली दोनों ग्लैंड्स में नहीं हो सकती, तो यूनिलैटरल होगा जो सियालेडिनाइटिस होगा। लेकिन जो मम्प्स होता है उसमें आपके बायलैटरल पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा क्या होता है? ये बिनाइन ट्यूमर होता है, स्ट्रोमल है, और एपिथेलियल टिश्यू भी होता है। इसके अंदर मोस्ट कॉमन ट्यूमर है आपके स्लाइवरी ग्लैंड का। मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो होता है ना वो आपका स्लाइवरी ग्लैंड का वो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है, ये बिनाइन ट्यूमर ही होता है। अब ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर अराइज करता है, ठीक है, मोबाइल होगा, पेनलेस होता है, सर्कमस्क्राइब्ड मैस होता है एट द एंगल ऑफ जॉ। एंगल ऑफ जॉ के ऊपर ना एक मैस नजर आता है जो कि पेनलेस होगा, दर्द भी नहीं करता है और हिलता हुआ नजर भी आता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं उनकी यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक तो वो मोबाइल होते हैं और पेनलेस होते हैं। इसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक्सटेंशन होती है स्मॉल आइलैंड्स ऑफ ट्यूमर की थ्रू द ट्यूमर कैप्सूल, और इनकम्प्लीट रिसेक्शन करा देता है अक्सर, क्योंकि ये रिकरेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो स्मॉल आइलैंड्स ऑफ ट्यूमर्स होते हैं ना वो ट्यूमर कैप्सूल के थ्रू जो है ना वो एक्सपैंड कर जाते हैं और एक्सटेंशन हो जाती है उनकी, और जब आप रिसेक्ट करते हो तो यूजुअली इनकम्प्लीट रिसेक्शन ही होती है जिसकी वजह से इनका रिकरेंस रेट ज़्यादा हो जाता है, और ये कभी कभी ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है कार्सिनोमा के अंदर। और इसमें फेशियल नर्व की डैमेज के साइंस आते हैं, फेशियल नर्व रन्स टू द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, फेशियल नर्व आपकी डैमेज हो जाती है, फेशियल नर्व की डैमेज के साइंस आते हैं क्योंकि फेशियल नर्व आपकी पैरोटिड ग्लैंड से पास करती है।
होता है वार्डन ट्यूमर। अब वार्डन ट्यूमर बेसिकली बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर होता है जो कि अबंडेंट, इसमें हमें लिम्फोसाइट्स मिलते हैं और जर्मिनल सेंटर्स मिलेंगे, लिम्फ नोड की तरह का स्ट्रोमा हो जाता है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर है सलाइवरी ग्लैंड का और ये भी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर होता है। म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा, अब ये कार्सिनोमा आ गया। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है इसमें म्यूसिनस और स्क्वामस सेल्स दोनों होते हैं। मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर है आपका सलाइवरी ग्लैंड का जो म्यूकोएपिडर्माइड है। अब वार्डन ट्यूमर भी बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर था जिसमें आपको लिम्फोसाइट ज़्यादा मिल रहे थे, जर्मिनल सेंटर्स ज़्यादा होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। और जो हमें प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा था वो भी बिनाइन ट्यूमर था, पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। इसमें फेशियल आपके साइंस आते हैं जब आपको वो अगर तो कार्सिनोमा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए। मोबाइल होता है, एंगल ऑफ जॉ के ऊपर हमें पेनलेस मैस नजर आएगा। रिकरेंस रेट इसका ज़्यादा होता है क्योंकि इसको जब आप रिसेक्ट करते हो तो इसके कैप्सूल से एक्सपैंड होकर साइडों सराउंडिंग पे फैल जाता है, तो इसकी इनकम्प्लीट रिसेक्शन की वजह से रिकरेंस इसकी कॉमन होती है। और मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर आपका प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का। और सेकंड मोस्ट कॉमन आपका वार्डन ट्यूमर है। और जो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है सलाइवरी ग्लैंड्स का वो आपका म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा है जो कि म्यूसिनस और स्क्वामस सेल्स इसमें हमें दोनों मिलते हैं। और ये कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है सलाइवरी ग्लैंड का। ये भी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर अराइज करता है और इसमें भी आपको जो है ना वो फेशियल नर्व को इन्वॉल्व करेगा क्योंकि फेशियल नर्व पैरोटिड ग्लैंड से पास करती है। अब यहाँ पे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का शो किया हुआ है। उसके बाद एक्सेस अल्सर शो किए हुए हैं कि इनकी जो बेस होती है वो ग्रे होती है, सराउंडिंग एरिथीमा था। और ये कोल्ड सोर शो किया हुआ है। कोल्ड सोर हमने पढ़ा था कि जो आपको उसके अंदर ह्यूमन हर्पीज वायरस 1 जो होता है ऑरल हर्पीज के अंदर डेवलप हो जाता है जिसपे आपके लिप्स के अराउंड आपको वेजिकल्स नजर आते हैं। उसके बाद इसोफेगस पे हम आते हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इसोफेगस। इसोफेगस के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस इसोफेजियल फिस्टूला क्या होता है। ट्रांस इसोफेजियल फिस्टूला एक कॉन्जेनिटल डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपके इसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियान में कनेक्शन डेवलप हो जाता है। कॉन्जेनिटल डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपके इसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियान में कनेक्शन डेवलप हो जाता है। और मोस्ट कॉमन वेरिएंट जो होता है इसका वो कंसिस्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल इसोफेजियल एट्रेसिया विद द डिस्टल इसोफेगस अराइजिंग फ्रॉम द ट्रेकिया। मोस्ट कॉमन इसकी वेरिएंट ये होती है कि जो आपका जो प्रॉक्सिमल इसोफेजियल एट्रेसिया हो जाता है और जो डिस्टल पार्ट होता है इसोफेगस का वो ट्रेकिया के साथ अटैच होगा। डिस्टल इसोफेगस अटैच होता है ट्रेकिया के साथ मोस्ट कॉमन वेरिएंट के अंदर, और जो प्रॉक्सिमल जो इसोफेगस होता है उसका एट्रेसिया हो जाता है। इसमें पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, साथ उसको पॉलीहाइड्रामिनोज होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी और एस्पिरेशन हो जाती है। पॉलीहाइड्रामिनोज वाली मदर्स के अंदर इस ट्रांस इसोफेजियल फिस्टूला कॉमन होता है। बच्चे को वॉमिटिंग होती है, साथ एब्डोमिनस का डिस्टेंड कर जाता है और साथ एस्पिरेशन भी हो सकती है। एस्पिरेशन इसलिए क्योंकि ट्रेकिया और इसोफेगस आपस में लिंक हो गए हैं। द अदर इज इसोफेजियल वेब्स। अब इसोफेजियल वेब्स के अंदर आपकी इसोफेजियल म्यूकोजा की थिन प्रोट्रूजन होती है और ज़्यादातर ये अपर इसोफेगस के अंदर होता है। पेशेंट को डिस्फेजिया होता है, उसे स्वॉलो नहीं किया जाता है। पोरली च्यूड फूड उससे स्वॉलो नहीं की जाती है। इसोफेजियल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं और पेशेंट को प्लमर विंसन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। साथ हमें इसोफेजियल वेब मिलते हैं और बीफी रेड टंग मिलती है क्योंकि एट्रोफिक ग्लोसाइटस डेवलप हो जाता है। थिन प्रोटीन होती है आपकी इसोफेजियल म्यूकोजा की। अपर इसोफेगस के अंदर इसोफेजियल वेब्स कॉमन होते हैं। डिस्फेजिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है फॉर पुअरली च्यूड फूड के लिए और इंक्रीज चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि उनको इसोफेजियल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा डेवलप हो जाएगा। प्लमर विंसन सिंड्रोम होता है जिसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, जो स्वेयर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। साथ ही इसोफेजियल वेब्स हमें मिलते हैं और बीफी रेड टंग हो जाती है एट्रोफिक ग्लोसाइटिस की वजह से। ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम क्या होता है? ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम के अंदर आपकी आउट पाउचिंग हो जाती है फेरेंजियल म्यूकोजा की एक्वायर्ड डिफेक्ट से, ठीक है, जो कि आपके मस्कुलर वॉल के अंदर होता है, फॉल्स डायवर्टिकुलम बन जाता है। जो आपके फेरिंग्स की म्यूकोजा होती है वो आउट पाउच कर जाती है एक्वायर्ड डिफेक्ट से, जो कि आपके मस्कुलर वॉल के अंदर होता है। इसे हम फॉल्स डायवर्टिकुलम भी कहते हैं। कोई भी आउट पाउचिंग जो होती है किसी भी कैविटी से उसे हम डायवर्टिकुलम कहते हैं। तो इसके अंदर फॉल्स डायवर्टिकुलम बनता है कि आपकी जो फ्रेंजियल म्यूकोजा होती है वो आउट पाउच कर जाती है। ये भी अपर इसोफेगल स्फिंक्टर्स के अबव अराइज करता है, एट जहाँ पे इसोफेगस और फेरिंग्स की जंक्शन होती है ना उसके ऊपर से अराइज करता है, ठीक है। अबव होता है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर के एट द जंक्शन ऑफ इसोफेगस एंड फेरिंग्स, ठीक है, कि जो जहाँ पे जंक्शन होती है इसोफेगस और फेरिंग्स की उसके अबव होता है हमारे पास इसोफेजियल स्फिंक्टर के। और इसमें पेशेंट को डिस्फेजिया होगा, उसे स्वॉलो नहीं किया जाएगा। ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम के अंदर भी डिस्फेजिया हो रहा था, इसोफेजियल वेब के अंदर भी डिस्फेजिया हो रहा था। इसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाती है यहाँ पे और उनको बैड ब्रेथ आती है। बैड ब्रेथ इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम, ठीक है। ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम को फॉल्स डायवर्टिकुलम कहते हैं। फेरेंजियल वॉल की आउट पाउचिंग हो जाती है, आपका एक्वायर्ड डिफेक्ट होता है मस्कुलर वॉल के अंदर।
ये इसोफेजियल स्फिंक्टर अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर के अबव से अराइज करता है, जहाँ पे आपके इसोफेगस और फेरिंक्स की जंक्शन होती है। पेशेंट डिस्फेजिया के साथ प्रेजेंट करता है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाती है और साथ उसको बैड ब्रेथ होती है। मैलरी वेज टीयर्स क्या होते हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल लेसरेशन होती है म्यूकोजा के अंदर गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के ऊपर। पेशेंट स्वेयर वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करेगा और ये अल्कोहलिज्म या फिर बुलीमिया की वजह से हो सकती है। बुलीमिया नर्वोजा जिसमें पेशेंट खाता नहीं है कुछ। पेनफुल हेमेटोमेसिस होती है, वॉमिटस के अंदर ब्लड आता है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल टीयर्स डेवलप हो गए हैं, तो उस वजह से वहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं और आपको पेनफुल हेमेटोमेसिस होती है। और रिस्क हो सकता है बोरहाफ सिंड्रोम का। बोरहाफ सिंड्रोम के अंदर आपका इसोफेगस रप्चर कर जाता है और एयर इन मीडियास्टम में मिलती है और सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा भी मिलता है। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल लेसरेशन होती है म्यूकोजा की गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के ऊपर। पेशेंट को बहुत शदीद वॉमिटिंग होती है अल्कोहलिज्म या फिर बुलीमिया की वजह से। पेनफुल हेमेटोमेसिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है कि खून की उल्टी आती है और साथ उसको दर्द भी हो रहा होता है। बोरहाफ सिंड्रोम डेवलप हो सकता है अगर रप्चर हो जाएगा इसोफेगस का, जिसकी वजह से आपको मीडियास्टम के अंदर एयर मिलती है और सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा डेवलप हो जाता है। उसके बाद आती है इसोफेजियल वायरसिस। अब इसोफेजियल वायरसिस में सबसे पहले क्या होगा कि डायलेटेड सबम्यूकोजल वेन्स होती हैं लोअर इसोफेगस के अंदर। जो लोअर इसोफेगस होता है उसके अंदर आपकी जो सबम्यूकोजल वेन्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से बेसिकली डेवलप होती हैं। डिस्टल इसोफेजियल वेन नॉर्मली जो ड्रेन करती है आपकी पोर्टल वेन के अंदर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के थ्रू। पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है वो बैकअप करती है इसोफेजियल वेन के अंदर और इसकी वजह से उसकी डायलेशन हो जाती है। एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं और रप्चर का रिस्क भी हो सकता है। पेशेंट को पेनलेस हेमेटोमेसिस होती है और मोस्ट कॉमन कॉज होती है डेथ की सिरोसिस वाले पेशेंट्स के अंदर। खून की उल्टी आई और मरीज की डेथ हो गई तो वो इसोफेजियल वायरसिस की वजह से होती है। और पेनलेस हेमेटोमेसिस होती है, मरीज को तकलीफ नहीं होती है। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होता है क्योंकि जो डिस्टल इसोफेजियल वेन होती है वो आपकी नॉर्मली पोर्टल वेन के ड्रेन करती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के थ्रू। जब पोर्टल हाइपरटेंशन होती है तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के अंदर बैकअप नहीं होता, बैकअप करते इसोफेजियल वेन के अंदर, अल्टीमेटली इसकी डायलेशन हो जाती है और वायरसेस डेवलप हो जाती हैं आपकी इसोफेजियल वेन्स की। अभी यहाँ पे ऑरल कैंडिडियासिस शो की हुई है कि आपको व्हाइट कलर की टंग नजर आ रही है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जो है आपका मोस्ट कॉमन प्राइमरी बेनाइन ट्यूमर है स्लाइवरी ग्लैंड्स का, और ये ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला शो किया हुआ है कि जो अपर इसोफेगस है उसका तो खत्म हो गया और जो लोअर इसोफेगस है वो आपका ट्रेकिया के साथ अटैच हुआ होता है। उसके बाद एक्लेजिया में डिसऑर्डर्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है विद इनएबिलिटी टू रिलैक्स द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब इसमें जो इसोफेगस की मोटिलिटी होती है वो डिसऑर्डर्ड हो जाती है कि आपका जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स नहीं करता है। इसमें डैमेज होता है आपकी गैंग्लियन सेल्स का माइंटेरिक प्लेक्सस के अंदर। गैंग्लियन सेल्स का डैमेज होता है माइंटेरिक प्लेक्सस के अंदर। जो गैंग्लियन सेल्स होते हैं माइंटेरिक प्लेक्सस के वो आपके इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर ऑफ द मस्कुलरिस प्रोप्रिया के दरमियान में लोकेटेड होते हैं और ये बावल की मोटिलिटी को रेगुलेट करते हैं और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं। गैंग्लियनिक सेल्स आपके इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल ऑफ मस्कुलरिस प्रोप्रिया के दरमियान में होते हैं। ये आपकी बावल की मोटिलिटी को और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं। जब गैंग्लियन सेल्स का डैमेज हो सकता है जो कि आइडियोपैथिक भी हो सकता है और नॉन इंसल्ट ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई जो कि शागास डिजीज होती है उसकी वजह से आपको एक लेजर डेवलप हो सकता है। इसमें आपके गैंग्लियन सेल्स डैमेज हो जाते हैं। ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई की वजह की इन्फेक्शन जो चागस डिजीज के अंदर होती है पेशेंट प्रेजेंट करता है। इसमें बेसिकली आपकी ना मोटिलिटी डिसऑर्डर होता है कि आपका जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स नहीं कर पाता है, वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो आपको ऐसे लगेगा बर्ड बीक अपीयरेंस आती है आपकी। अब इसमें आ जाएगा ये दिखा हुआ भी है कि बर्ड बीक साइन हमें मिलता है बेरियम स्वॉलो स्टडी के ऊपर। जब बेरियम स्वॉलो कराते हैं तो बर्ड बीक साइन हमें मिलता है। इसकी भी वही हेलिटोटेड ब्रेथ होगी, पुअर आपकी ब्रेथ स्मेल बहुत गंदी हो जाती है, माउथ ब्रेथ गंदी हो जाती है और डिस्फेजिया होगा सॉलिड्स के लिए भी और लिक्विड्स के लिए भी। ना सॉलिड्स खाए जाएंगे ना लिक्विड्स खाए जाएंगे। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जब इसोफेजियल मैनोमेट्री कराते हैं और इसमें भी चांसेस होते हैं कि इसोफेजियल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है, इसोफेगस का स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है अगर किसी को एक्लेजिया डेवलप हुआ है। अब आती है गर्ड। गर्ड का मतलब ये होता है कि आपका एसिड जो है ना स्टमक से रिफ्लक्स करता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की जो टोन होती है वो कम हो जाती है जिस वजह से आपका जो स्टमक का एसिड होता है वो आपके इसोफेगस के अंदर चला जाता है। अब अल्कोहल की वजह से, टोबैको की वजह से, डाइट की वजह से, फैट रिच डाइट अगर आपने बहुत ज़्यादा ली है, कैफीन की वजह से या फिर हियाटल हर्निया वाले पेशेंट्स के अंदर गर्ड डेवलप हो जाती है। पेशेंट को हार्ट पेन होगा जो कि चेस्ट पेन की तरह का मिमिट करता है। एजमा होता है, ठीक है, सांस आता है अडल्ट ऑनसेट वालों में, साथ खांसी हो जाती है। डैमेज होता है एनिमल ऑफ टीथ का।
टीथ बहुत ज़्यादा येलो हो जाते हैं और अल्सरेशन होती है विद स्ट्रिक्चर, और बैरेट एसोफेगस आर लेट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अल्सर डेवलप हो सकता है, साथ उसमें स्ट्रिक्चर हो सकता है और बैरेट एसोफेगस डेवलप हो जाते हैं गर्ड वाले पेशेंट में। अब आते हैं बैरेट एसोफेगस। अब बैरेट एसोफेगस में बेसिकली आपके लोअर इसोफेजियल म्यूकोजा का स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की जगह नॉन सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम आ जाता है और साथ उसमें गोबलेट सेल्स होते हैं। 10% जो गर्ड वाले पेशेंट्स होते हैं उनको बैरेट एसोफेगस डेवलप हो जाता है। अब जो बैरेट एसोफेगस होता है 10% पेशेंट्स के अंदर मेटाप्लेजिया होगा बैरेट एसोफेगस के अंदर। जो आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है उसकी जगह नॉन सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम आ जाता है जिसमें गोबलेट सेल्स भी होते हैं, और 10% पेशेंट्स के साथ ही गर्ड में ये प्रेजेंट करता है जो बैरेट एसोफेगस होता है। रिस्पॉन्स होता है आपके लोअर इसोफेजियल स्टेम सेल्स का टू एसिड स्ट्रेस। ठीक है, कि जो आपके लोअर इसोफेजियल स्टेम सेल्स होते हैं उनका एसिड की वजह से स्ट्रेस में आपके जो है वो चेंज होकर अपना मेटाप्लेजिया शो कर देते हैं। जो इसोफेजियल के स्टेम सेल्स होते हैं कि वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस से आपके कॉलमनर में चेंज हो जाते हैं और डिस्प्लेजिया और एडिनोकार्सिनोमा भी करा सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसोफेजियल कार्सिनोमा। जो इसोफेजियल कार्सिनोमा होता है इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं एडिनोकार्सिनोमा के अंदर और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के अंदर। एक एडिनोकार्सिनोमा होता है इसोफेगस का और एक होता है आपका स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अब जो एडिनोकार्सिनोमा था ना वो आपकी मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है ग्लैंड्स की। एडिनोकार्सिनोमा ग्लैंड्स प्रोलिफरेट करेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप होती है ये वेस्ट में सबसे ज़्यादा जो इसोफेजियल कार्सिनोमा की टाइप है वो आपका एडिनोकार्सिनोमा होता है। इसमें पहले से बैरेट एसोफेगस होगा और लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस को ये इन्वॉल्व करता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जो एक्लेजिया था ना उसकी वजह से आपको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो रहा था, और जो बैरेट एसोफेगस है वो आपको एडिनोकार्सिनोमा कराता है। और गर्ड की वजह से भी बैरेट एसोफेगस हो सकता है क्योंकि जो आपका एसिड होता है उसकी वजह से आपके जो गट के जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के जो आपके सेल्स होते हैं स्टेम सेल्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस से सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम नॉन सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम विद गोबलेट सेल्स में। अब यहाँ पे बर्ड बीक साइन शो किया हुआ है जो हमें बेरियम स्वॉलो पे नजर आता है, और बैरेट एसोफेगस यहाँ पे शो किया हुआ है कि इसमें मेटाप्लेजिया हो गया। अब स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है आपके स्क्वैमस सेल्स की। कॉमन कैंसर है वर्ल्ड वाइड। वेस्ट के अंदर तो हमने पढ़ा कि वो कॉमन है जो एडिनोकार्सिनोमा है क्योंकि बैरेट एसोफेगस वहाँ पे ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ओवरऑल जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा था एसोफेगस कॉमन होता है। ये आपके अपर और मिडिल थर्ड ऑफ द एसोफेगस को अफेक्ट करता है। जो एडिनोकार्सिनोमा था वो लोअर 1/3 ऑफ द एसोफेगस को अफेक्ट कर रहा था। ये भी अल्कोहल की वजह से होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज होती है। अगर आप बहुत गर्म चाय पियोगे तो उसकी वजह से भी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। एक्लेजिया की वजह से हो सकता है। इसोफेजियल वेब प्लम्बर विंसन सिंड्रोम में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। इसोफेजियल इंजरी अगर आपको लाए इंजेक्शन या कोई भी डाई इंजेक्शन होगी तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब इसोफेजियल कार्सिनोमा प्रेजेंट करता है लेट। इसकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है क्योंकि जब आपको डिस्फेजिया आपका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाता है, सॉलिड्स टू लिक्विड्स पे चला जाता है कि पहले आपसे सॉलिड्स नहीं खाए गए, आपसे लिक्विड्स भी नहीं खाए जा रहे हैं। वेट लॉस होगा, पेशेंट को पेन होगा, ठीक है, और खून की उल्टियाँ लग जाएंगी, हेमेटेमेसिस हो जाता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो होता है वो एडिशनली प्रेजेंट करता है हॉर्स वॉइस के साथ। ठीक है, लेरिंजियल इन्वॉल्वमेंट होती है, कफ और ट्रेकिया की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के अंदर आपकी जो है वो वोकल कोर्ड्स की इन्वॉल्वमेंट, लेरिंग्स की लेरिंजियल नर्व, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इन्वॉल्व होने की वजह से आपकी आवाज़ खराब हो जाती है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में। और पेशेंट खांसता है तो उसको ट्रेकिया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो खांसी भी उससे ज़्यादा हो जाती है। अब लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना वो आपके स्प्रेड को बताते हैं, डिपेंड करते हैं लेवल ऑफ एसोफेगस के। ठीक है, अपर 1/3 जो होते हैं ना वो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जाता है। ठीक है, मिडिल 1/3 मीडियास्टल और ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स के अंदर। अब जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा था वो आपका अपर और मिडिल थर्ड को ही इफेक्ट कर रहा था, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स और मीडियास्टल या फिर आपके ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स में जाता है। जो लोअर 1/3 होता है वो सिलिक के गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स में जाता है, और लोअर 1/3 के अंदर आपका एडिनोकार्सिनोमा होता है। उसके बाद आता है स्टमक। अब स्टमक जो होता है ना इसमें स्टमक के अंदर आ जाएगा हमारे पास गैस्ट्रोस्काइसिस। गैस्ट्रोस्काइसिस क्या होती है हमारे पास, इसमें कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन हो जाती है आपकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, जिसकी वजह से आपके एब्डोमिनल कॉन्टेंट्स का एक्सपोजर हो जाता है। ठीक है, कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन होती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, उसकी वजह से आपके जो एब्डोमिनल कॉन्टेंट्स होते हैं वो नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब सबसे पहले आती है ओम्फैलोसील। ओम्फैलोसील का मतलब होता है कि आपकी हर्निएशन होगी बाउल की अम्बिलिकल कॉर्ड से। अम्बिलिकल कॉर्ड से आपकी जो बाउल होती है वो बाहर निकल आती है। इसमें क्या होता है कि फेलियर होता है आपकी हर्निएटेड इंटेस्टाइन्स का रिटर्न टू द बॉडी कैविटी ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब क्या होता है, पहले आपकी इंटेस्टाइन्स बाहर ही होती हैं, उसके बाद डेवलपमेंट में ना वो अंदर चली जाती हैं। लेकिन इसमें क्या हो गया कि जब डेवलपमेंट हो रही थी तो फेलियर हुआ और आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो आपके अंदर नहीं गई और वो बाहर ही आपकी रह गई हैं। हर्निएटेड इंटेस्टाइन्स दोबारा से रिटर्न टू बॉडी कैविटीज़ में नहीं जा पाती हैं। कॉन्टेंट्स आपके पेरिटोनियम से कवर्ड होंगे। ठीक है, पेरिटोनियम से कवर्ड होता है और एमनियन से कवर्ड होता है ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है,
पेरिटोनियम से कवर्ड होगा और एमनियन से कवर्ड होता है। यहाँ पे शो किया हुआ है कि गैस्ट्रोस्काइसिस शो की हुई थी जिसमें आपके एब्डोमिनल कंटेंट्स आपके बाहर निकल रहे हैं। एम्फैलोसील के अंदर सील हुए हुए हैं, ठीक है। एम्फैलोसील के अंदर आपकी ये एमनियन से और पेरिटोनियम से कवर्ड होते हैं और इसमें आपको जो हर्निएटेड इंटेस्टाइन्स होती हैं वो दोबारा से आपकी बॉडी कैविटीज में नहीं जाती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। उसके बाद आता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस। अब एक्यूट गैस्ट्राइटिस में होता है कि एसिड डैमेज होता है आपकी स्टमक की म्यूकोजा का। एसिड डैमेज टू द स्टमक म्यूकोजा, एसिड की वजह से आपकी स्टमक की म्यूकोजा डैमेज हो जाती है। इसमें इम्बैलेंस होता है आपके म्यूकोजल डिफेंसेस का और एसिड के एनवायरनमेंट का, कि म्यूकोजल डिफेंस आपके कम रह जाते हैं और एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिफेंस में आपकी म्यूसिन लेयर आती है जो कि फोवियोलर सेल से बनी हुई होती है। बाइकार्बोनेट सिक्रीशंस होती हैं जो कि सरफेस एपिथेलियम से आती हैं। नॉर्मल ब्लड सप्लाई होती है जो कि न्यूट्रिएंट्स और पिकअप करती है आपके एसिड को। अगर डिफेंस मैकेनिज्म आपका इम्पेयर्ड हो गया है तो आपका जो एसिड होगा उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो गैस्ट्राइटिस डेवलप हो सकता है, ठीक है। म्यूसिन लेयर होती है जो कि फोवियोलर सेल से बनती है। बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन होती है जो कि सरफेस एपिथेलियम से होती है और ब्लड सप्लाई आपकी न्यूट्रिएंट्स और एसिड को लेकर की मूवमेंट कराती है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस स्वेयर बर्न वाले पेशेंट्स के अंदर हो सकता है। कर्लिंग अल्सर जिसे कहते हैं, हाइपोवोलीमिया लीड टू द डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अब स्वेयर बर्न वाला पेशेंट अगर उसने कुछ एसिड वगैरह ले लिया है तो कर्लिंग अल्सर अगर उसको डेवलप हो गया, अंदर बर्न हो गया है तो हाइपोवोलीमिया होगा क्योंकि ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई है, तो अल्टीमेटली इस वजह से भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। एनसेड्स में क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 को डिक्रीज करती हैं तो एनसेड्स की वजह से एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो जाता है। हैवी अल्कोहल कंजप्शन की वजह से कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स के अंदर, और अगर आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो गया, कुशिंग अल्सर जिसको हम कहते हैं, इसमें वेगस नर्व जो होती है ना वो आपकी एसिड की प्रोडक्शन को ज़्यादा करती है। तो जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपकी वेगस नर्व की स्टिमुलेशन ज़्यादा होती है और मजीद एसिड की प्रोडक्शन होती है। शॉक वाले पेशेंट के अंदर मल्टीपल अल्सर्स बन जाते हैं। आईसीयू वाले पेशेंट जो होते हैं इनको स्ट्रेस अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको गैस्ट्राइटिस डेवलप हो जाता है। एसिड डैमेज रिजल्ट इन एसिड की वजह से आपको सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन होती है, इरोजन होगी जिसमें आपका सुपरफिशियल एपिथेलियम लॉस्ट हो जाता है और अल्सर के अंदर आपकी म्यूकोजल लेयर भी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। जब एसिड होगा तो पहले आपका सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन होगी, पहले आपका अल्सर में क्या होता है कि आपकी सुपरफिशियल एपिथेलियम जो है वो लॉस हो जाता है। उसके बाद अल्सर में आपका म्यूकोजल लेयर लॉस हो जाती है, इरोजन में सिर्फ और सिर्फ आपकी सुपरफिशियल लेयर जाती है। इरोजन और अल्सर का यही डिफरेंस है। अगर आपकी म्यूकोजल लेयर भी इन्वॉल्व हो गई है तो डैट इज अल्सर, अगर आपकी सिर्फ सुपरफिशियल एपिथेलियम इन्वॉल्व हुआ है तो डैट इज इरोजन। अब क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है? क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस आपकी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है स्टमक की म्यूकोजा की। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस होता है और एक आता है क्रॉनिक एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस। क्रॉनिक ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस आपकी ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स की जो कि आपके स्टमक के बॉडी के अंदर होते हैं और फंडस के अंदर होते हैं। ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो रही है गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स की जो स्टमक की बॉडी और फंडस में होते हैं। इसमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं आपके पैरेटल सेल्स के अगेंस्ट और इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट जो कि हम डायग्नोसिस में हमें हेल्प करती हैं, और इसमें टी सेल मीडिएटेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। क्लिनिकल फीचर्स में एट्रोफी हुई होती है आपकी म्यूकोजा की, साथ इसमें इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाता है, एक क्लोरीडिया होगा क्योंकि गैस्ट्रिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, और एंट्रॉल जी सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। मेगालोप्लास्टिक पर्निशियस एनीमिया हो जाता है क्योंकि आपके इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो मेगालोप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, और इसमें गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के इंटेस्टाइनल टाइप के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जो क्रॉनिक एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस होता है वो एच पाइलोरी इंड्यूस्ड एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो सकती है। 90% केसेस के अंदर एच पाइलोरी इंड्यूस ही क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होता है। एच पाइलोरी की जो यूरिएजेस और प्रोटीएजेस होती हैं वो इन्फ्लामेशन के साथ आपकी म्यूकोजल डिफेंसेस को वीक कर देती हैं और एंट्रम के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जो आपका क्रॉनिक ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस था वो बॉडी और फंडस के अंदर पैरेटल सेल्स को ऑटोइम्यून सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं पैरेटल सेल्स के अगेंस्ट और इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट जो कि टी सेल मीडिएटेड T4 टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। पेशेंट को वहाँ पे एक तो एक्ट्रोफी हो जाएगी सेल्स की, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाएगा, एक क्लोरीडिया होता है, गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, एंट्रल जी सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, मेगालोप्लास्टिक पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा इंटेस्टाइनल टाइप होगा। अब जो एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस होते हैं इसमें एच पाइलोरी इंड्यूस एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है। मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है गैस्ट्राइटिस की 90% केसेस के अंदर। एच पाइलोरी यूरिएजन प्रोटीएजेस इन्फ्लामेशन करा देती हैं आपके, इन्फ्लामेशन कराती हैं, साथ आपके म्यूकोजल डिफेंसेस को कम कर देती हैं और आपको एंट्रम जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन होता है क्रॉनिक एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस के अंदर, ठीक है। अल्सर डेवलप हो सकते हैं, पैप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है, और गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा इंटेस्टाइनल टाइप डेवलप हो सकते हैं, माल्ट लिम्फोमा डेवलप हो सकता है। अब जब एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस होता है तो हम ट्रिपल थेरेपी करते हैं, रिजॉल्व गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड रिवर्स इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। इससे आपका जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो भी ठीक हो जाता है, रिवर्स कर जाता है इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया।
नेगेटिव यूरिया ब्रेथ टेस्ट एंड लैक ऑफ स्टूल एंटीजन कंफर्म्स द इरेडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी। अगर आपके स्टूल के एंटीजन में अगर आपका एंटीजन लॉस हो गया तो एच पाइलोरी इसका मतलब इरेडिकेट हो गया। और आपका जो ब्रेथ टेस्ट होता है वो भी नेगेटिव हो गया। ब्रेथ टेस्ट हम कराते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर शो किया हुआ है, पीयूडी यूरिक कार्सिनोमा शो किया हुआ है। अब उसके बाद आ जाएगा पीयूडी क्या होती है, जो पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है। पीयूडी में पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजल सॉलिटरी म्यूकोजल अल्सर होते हैं जो कि आपकी प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम को 90% केसेस के अंदर और डिस्टल स्टमक को 10% केसेस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। ड्यूडेनल अल्सर ऑलमोस्ट ऑलवेज जो होते हैं वो एच पाइलोरी की वजह से होते हैं 95% केसेस के अंदर। और कभी कभी आप बोलेंगे एलिसन सिंड्रोम की वजह से भी हो सकते हैं। पेशेंट प्रेजेंट करता है, उसको एपिगैस्ट्रिक पेन होगा जो कि मील्स के साथ बेहतर हो जाता है। खाना खाने के बाद अगर आपका मुदबे, जिसका मतलब है कि ड्यूडल अल्सर है। और डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी बायोप्सी हम कराते हैं, शोज द अल्सर विद हाइपरट्रॉफी ऑफ द ब्रूनर ग्लैंड्स। ठीक है, आपकी ब्रूनर ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी भी होती है। मे रप्चर लीड टू द ब्लीडिंग फ्रॉम द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी और और एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा कि जब हम एंडोस्कोपी कराते हैं, एंडोस्कोपिक बायोप्सी लेते हैं, तो हमें जो ब्रूनर ग्लैंड्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी भी होती है और ये अल्सर रप्चर भी कर सकते हैं। ब्लीडिंग हो सकती है आपकी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से एंटीरियर अल्सर के अंदर, और आपकी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है पोस्टीरियर अल्सर में। पोस्टीरियर अल्सर में अगर रप्चर होगा तो पोस्टीरियर अल्सर में की वजह से एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा और एंटीरियर अल्सर की वजह से आपको गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से ब्लीडिंग होती है। गैस्ट्रिक अल्सर जो एच पाइलोरी की वजह से होते हैं 75% केसेस के अंदर, अदर कॉजेज होती हैं उसमें एनसेड्स आती हैं, 75% एच पाइलोरी होता है, या फिर आपका बाइल के रिफ्लक्स की वजह से आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन होगा जो कि खाने के साथ बढ़ जाता है। ठीक है, अगर तो ड्यूडेनल अल्सर होगा ना तो वो आपको खाने के साथ जो है ना पेन आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो खाने के साथ उसका दर्द और बढ़ जाता है। अल्सर यूजुअली आपके लेसर कर्वेचर के ऊपर होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर 75% आपके एसोसिएटेड होते हैं एच पाइलोरी के साथ, और जो ड्यूडेनल अल्सर होते हैं वो 95% आपके एच पाइलोरी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। रप्चर कैरीज द रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग फ्रॉम द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, रप्चर की वजह से आपके लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की जो है वो ब्लीडिंग डेवलप हो जाती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अल्सर्स में आपकी कार्सिनोमा आता है। जो ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं वो कभी भी मैलिग्नेंट नहीं होते हैं। ड्यूडेनल कार्सिनोमा इज एक्सट्रीमली रेयर, लेकिन जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के अंदर इंटेस्टाइनल टाइप के अंदर चेंज हो जाते हैं। बिनाइन पेप्टिक अल्सर्स यूजुअली आपके स्मॉल होते हैं, लेस देन 3 सेंटीमीटर के, शार्पली डिमार्केटेड पंच आउट होते हैं और इनके रेडिएटिंग फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, पंच आउट लियंस हमें मिलते हैं, शार्पली डिमार्केटेड होंगे हमारे पास, और रेडिएटिंग फोल्ड्स होते हैं म्यूकोजा के। जो मैलिग्नेंट अल्सर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, इरेगुलर होते हैं और हीप्ड अप मार्जिन होती हैं। बायोप्सी हमें करनी पड़ती है डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए। और ड्यूडेनल अल्सर्स कभी भी मैलिग्नेंट नहीं होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स मैलिग्नेंट होते हैं। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। अब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में बेसिकली मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है आपकी सरफेस एपिथेलियल सेल्स की। मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होगी आपके एडिनोकार्सिनोमा के अंदर, सरफेस एपिथेलियल सेल्स की मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाती है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है इंटेस्टाइनल टाइप, एक होता है डिफ्यूज टाइप। जो इंटेस्टाइनल टाइप है वो ज़्यादा कॉमन होती है, बड़ा होता है, इरेगुलर अल्सर होगा, इसकी हीप्ड अप मार्जिन्स होती हैं, लेसर कर्वेचर को इन्वॉल्व करता है जो इंटेस्टाइनल टाइप होता है। रिस्क फैक्टर्स में इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया आता है जो एच पाइलोरी की वजह से भी हो सकता है, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकता है, नाइट्रोजामाइंस की वजह से हो सकता है जो कि स्मोक फूड के अंदर होते हैं जापान के अंदर, और टाइप ए ब्लड ग्रुप वालों के अंदर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कॉमन होता है। टाइप ए वालों के में कॉमन होता है, जापान के अंदर जो नाइट्रोजामाइंस स्मोक फूड के अंदर यूज़ करते हैं उसमें कॉमन होता है, और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया जो है वो एच पाइलोरी या फिर ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकता है। डिफ्यूज टाइप जो होती है वो सिग्नेट रिंग सेल्स होते हैं, डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेट करती है आपकी गैस्ट्रिक वॉल को। इसमें हमारे पास हीप्ड अप मार्जिन्स थी, इरेगुलर अल्सर था, और ये मोर कॉमन टाइप थी लार्ज। और डेस्मोप्लेजिया हो जाता है जिसमें थिकनिंग हो जाती है आपकी स्टमक की वॉल की, लिनाइटिस प्लास्टिका। ठीक है, लिनाइटिस प्लास्टिका हो जाता है, इस स्टमक की जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है। डेस्मोप्लेजिया होता है डिफ्यूज टाइप के अंदर, क्योंकि पूरा का पूरा जो स्टमक की वॉल है गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेट हो जाती है। एच पाइलोरी के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है डिफ्यूज टाइप, ना ही मेटाप्लेजिया के साथ, ना ही नाइट्रोजामाइंस के साथ। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा प्रेजेंट करता है लेट वेट लॉस के साथ, एब्डोमिनल पेन के साथ, एनीमिया के साथ और अर्ली स्टाइटी के साथ। ठीक है, वो कहते हैं मैंने खा लिया, वो खा लिया इसलिए खा लिया क्योंकि जब ज़्यादा खाना खाते हैं तो उसको पेट में दर्द हो जाता है। और कभी कभी एकेंथोसिस निग्रिकैंस या फिर लेसर ट्रेलेट साइन भी कहते हैं, जिसमें गर्दन पे आपके ब्लैक कलर के निशान होना स्टार्ट हो जाते हैं, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा उससे भी प्रेजेंट कर सकता है। स्प्रेड इसका जो है वो लिम्फ नोड से कैन इन्वॉल्व द लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है, जिसे हम विर्चुअस लिम्फ नोड कहते हैं। लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होता है। डिस्टेंट मेटास्टेसिस आपके लिवर को इन्वॉल्व करती है, और अदर साइड्स में आपकी पेरी अम्ब्लाइकल रीजन के अंदर सिस्टर्स मेरी जोसेफ नोड्यूल्स होते हैं जो कि अम्ब्लाइकस के अराउंड होते हैं, सीन विद द इंटेस्टाइनल टाइप के साथ हमें नजर आते हैं, और आपकी ओवरीज को इन्वॉल्व करते हैं जिसे हम
बर्ग ट्यूमर भी कहते हैं, जिसमें हमें डिफ्यूज टाइप्स के साथ नजर आते हैं। इंटेस्टाइनल टाइप के अंदर आपको पेरी अम्बिलिकल नजर आएंगे, जिसमें हम सिस्टर जो है वो मैरी जोसेफ नोड्यूल्स इन्हें हम कहते हैं, जो इंटेस्टाइनल टाइप के साथ हमें नजर आते हैं। इंटेस्टाइनल टाइप के साथ हमें नजर आते हैं सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल्स पेरी अम्बिलिकल रीजन के अंदर। और जो बायलैटरल ओवरीज हैं उसके अंदर में क्रूकेनबर्ग ट्यूमर होता है, जो कि डिफ्यूज टाइप में हमें नजर आता है। बायलैटरल ओवरीज में क्रूकेनबर्ग ट्यूमर डिफ्यूज टाइप के साथ नजर आता है।